नमस्कार, मैं सुनीता गुदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 पुस्तक आरोह के अध्याय 3 सत्यजीत राय का संस्मरण अप्पू के साथ 2.5 साल का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सत्यजीत राय का संक्षेप में जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1921 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, ये जो बांग्ला में फिल्म है, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये हिंदी में है। सत्यजीत राय फिल्म निर्देशक हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो बांग्ला भाषा में बनी, 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय निर्देशक बना दिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण जो याद करके लिखा जाता है, जो पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड यानी समय में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। यानी जब पैसे आ जाते थे तो शूटिंग शुरू हो जाती थी, और जब पैसे खत्म हो जाते थे तो शूटिंग है वो बंद कर दी जाती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। यानी कलाकार होंगे तभी शूटिंग होगी। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया, यानी उसके बारे में अखबार में छपा कि इस 6 साल का एक लड़का चाहिए जो अभिनय कर सके। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। यानी 6 साल के बच्चा जो अप्पू की भूमिका निभाने वाला था, उसके लिए बच्चे हैं वो इंटरव्यू के लिए आने लगे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया। उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके। बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। यानी एक पिता है, वो अपनी बेटी को बाल कटवा करके लड़का बना करके इंटरव्यू के लिए लेकर आता है। आगे लेखक कहते हैं, विज्ञापन देखकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। कौन बना? सुबीर बनर्जी। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, इसीलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। यानी अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे हैं, उनका कद 2.5 साल में इतना नहीं बढ़ा। इंदिरा ठाकरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नीबाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। यानी वो 80 साल की हो चुकी थी, लेकिन
फिल्म की शूटिंग 2.5 साल चली तो वो 2.5 साल काम कर सकी, लेकिन वो अगर मर जाती या बीमार हो जाती तो फिल्म की शूटिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पाल सीट नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास कास फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदरात्रि पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू कास फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। यानी उसमें दुर्गा पूजा भी थी और फिर दुर्गा की मूर्ति है, उसके पीछे पीछे अप्पू है वो दौड़ता है और कास फूलों के वन तक पहुंचता है। ये एक शूटिंग का हिस्सा था और ये शाम तक उन्होंने चित्रित कर लिया था। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता और अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। यानी इस क्षेत्र में वे पहली बार आए थे और थोड़े बुराए हुए यानी पागलों की तरह लग रहे थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे कास फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे फूल खा डाले थे। यानी बीच में 7 दिन शूटिंग है वो रोक दी गई। तो उस स्थान में जो कास फूल थे उनको जानवर खा गए। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। यानी वो फूल तो सारे खत्म हो चुके थे, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, यानी उसमें वह निरंतरता नहीं रह जाती। यानी पहले की शूटिंग में तो कास फूल है वो दिखाई दे और बाद के शूटिंग में वो फूल है वो दिखाई ना दे, तो फिर उस शूटिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान कास फूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ी को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। यानी फिल्म में रेलगाड़ी के कई शॉट्स दिखाने थे। अब एक रेलगाड़ी से तो काम नहीं चल सकता था, क्योंकि एक रेलगाड़ी है वो शूटिंग वाले स्थान से 1-2 मिनट में निकल जाएगी, तो उनकी शूटिंग है वो पूरी नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने 3 रेलगाड़ियों से शूटिंग की और उनका टाइम भी उन्होंने पता कर लिया था कि किस टाइम कौन सी रेलगाड़ी आती है। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था। बॉयलर इंजन का एक हिस्सा होता है जहां कोयला डाला जाता है ताकि काला धुआं निकले। यानी वो उस समय कोयला डालना चाहते थे जिससे काला धुआं निकले। सफेद कास फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसा अच्छा लगेगा। यानी वे वहां पर काला धुआं क्यों दिखाना चाहते हैं उसको उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियां का इस्तेमाल किया है। यानी वो धुएं का इसीलिए प्रयोग करते हैं ताकि वो पहचान नहीं पाए कि हम 3 अलग अलग रेलगाड़ियां हैं। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते।
यानी उनके कहने का मतलब है कि अगर उस समय डीजल और बिजली से इंजन चलते होते तो हम कभी भी वहाँ पर धुआं नहीं दिखा सकते थे। तो जो फिल्म देखने वाले थे उन्हें पता चल जाता कि हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है, यानी खाना खिला रही है, और भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वज्ञा बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे जोड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वज्ञा के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वज्ञा थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए। यानी ये जो पूरी शूटिंग थी वो इस तरह से होनी थी, लेकिन बाद वाला शूट नहीं कर पाए क्योंकि अंधेरा होने लग गया था और साथ में उनके पैसे भी खत्म हो गए थे। तो 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि बुल्लो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? यानी जिस कुत्ते के साथ वो सीन करना था कि वो खाना है वो गमले में डाल देती है और कुत्ता आकर के वहां से खा लेता है, अब वह कुत्ता तो मर गया था। तो फिर उन्हें खबर मिलती है कि बुल्लो जैसा दिखने वाला गांव में एक और कुत्ता है, तो फिर वो उसको पकड़ कर लाते हैं। सचमुच यह कुत्ता बुल्लो जैसा ही दिखता था। वह बुल्लो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो बुल्लो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम यानी पूंछ का छोर भी बुल्लो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने बुल्लो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है, और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसीलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सजन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है।
पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। यानी श्रीनिवास, वहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि पहला श्रीनिवास जो मिठाई वाला बनता है वो तो मर जाता है, तो दूसरा श्रीनिवास जो होता है उसकी पीठ दिखाई जाती है उस फिल्म में, तो कोई भी उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाता है कि ये दूसरा व्यक्ति है। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। वह शॉट क्या था वो आगे बता रही हैं कि छोटे से पुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। तो मिठाई वाला उनसे कहता है, क्यों मिठाई खरीदोगे? तो मिठाई वाले के इस सवाल पर बच्चे हैं वो ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भुल्लो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह थी कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसीलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, यानी वो उनके पीछे नहीं भाग रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। सर्द ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। निरभ्र आकाश का मतलब होता है बादल रहित आकाश। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात यानी गांव में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। सर्द ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर्मचा ए वृष्टि घरे जा। बरसात, ठंड। अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी डाल मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। अक्टूबर का महीना था और अक्टूबर के महीने में बारिश का आना, यानी उस समय ठंड बढ़ गई थी, तो वे दोनों बहन भाई है वो ठंडे हो गए, तो उन्हें ब्रांडी मिलाकर पिलाई। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसीलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे
उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर वे गुस्सा हो गए और हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो न, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। यानी वे मानसिक रूप से बीमार थे, तो कोई भी साइकिल पर आता जाता देखते थे तो उनके लिए यही कहते थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उनके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदार ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। यानी वो धोबी जो शूटिंग के दौरान भाषण न दे, इसके लिए उसके एक रिश्तेदार ने निर्देशक की मदद की। जिस घर में हम पाथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था, यानी टूटा फूटा मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है न? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है न? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तुसर्प था और बहुत दिनों से वहाँ वह रह रहा था। तो किस तरह से शूटिंग में क्या क्या समस्या आई, यानी प्रत्येक शॉट जब वो करते थे तो वो अधूरा छोड़ देते थे। उसके कुछ महीनों बाद जब पैसे आते थे तो फिर वो उसको पूरा करते थे। तो जिस तरह से एक फिल्म अभिनीत की जाती है उसमें आने वाली समस्याओं को लेखक ने चित्रित किया है। तो आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।